हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के जो विज्ञान है चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को मक्खन की तरह समझा दूंगा, एकदम आसान परिभाषा के साथ, आसान उदाहरण के साथ, एनिमेशन के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो को कर दो लाइक और वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो के एंड में मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे हमारे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है? देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और उसको यूं घोल दिया, तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा नमकीन पानी, है ना। आपने नमक लिया और आपने क्या लिया, पानी लिया। जो हम अभिक्रिया में लेते हैं, नमक लिया और पानी लिया हमने, ये हमारे अभिकारक होते हैं, और जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? H2O, जल का निर्माण करते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बोला भी अभी कि भैया पानी लोगे, पानी जब लोगे तो एक साफ, एकदम साफ होगा, और जैसे ही उसमें आप नमक मिलाओगे तो पानी का कलर थोड़ा सा चेंज जरूर होगा, थोड़ा भूरा भूरापन उसमें जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें निम्न परिवर्तन हो रहेंगे। जब सबसे पहला परिवर्तन होता है रंग में परिवर्तन। ठीक है, कोई भी चीज आप लोगे, उसको मिलाओगे तो उसके रंग में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके कलर में चेंज जरूर आएगा। नेक्स्ट आपका होता है अवस्था में परिवर्तन। ये देखो, इस एनिमेशन में आपको ने क्या देखा, ये जो बंदा है ये पानी जैसे लिक्विड फॉर्म डाल रहा है, लेकिन ये झाग बन के बाहर निकला। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहाँ उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, चाहे सूक्ष्म रूप में हो चाहे वो बड़े रूप में हो, होगा जरूर, उसके अवस्था में परिवर्तन जरूर होता है। ठीक, फिर बात करते हैं तापमान में परिवर्तन। ठीक है, जब हम कोई चीज कर रहे होते हैं तो उसका इनिशियल में जो शुरुआत में जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है बच्चों, वो कुछ और होता है, और जब अभिक्रिया हो चुकी हुई होती है या हो रही होती है तो उसका तापमान कुछ अलग होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बीकर में 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और मिला देते हैं, और इसमें घोल का जो तापमान होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। देखो, जो पहला हमने ये बीकर लिया, बीकर में क्या लिया, 20 डिग्री सेल्सियस पर हमने पानी को देखा। ठीक है, अभी जो सामान्य टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं। उस पर हमने क्या मिला दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। पानी के अंदर हमने क्या मिला दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। तो जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे पानी में तो उस पानी का टेम्परेचर 42 डिग्री तक बढ़ जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा कि भैया जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके तापमान में वृद्धि जरूर होती है, तापमान में परिवर्तन जरूर होता है। वो बढ़ भी सकता है, कई कई अभिक्रिया में घट भी सकता है। ठीक है, तापमान में जरूर परिवर्तन होता है। अगला है गैस का उत्सर्जन। जब आप देखोगे तो गैस भी कभी कभी निकलती है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। जैसे आप लकड़ी जलाते हो, ठीक है, लकड़ी जला रहे हैं और उसमें से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। धुआं क्या है? एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस भी उत्सर्जित होता है, गैस भी निकलती है, और वो गैस किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो ये परिवर्तन होते हैं जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं। हमारी दैनिक जीवन है, हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे भोजन का पाचन। आप क्या देखोगे, यहाँ से हम खाना खाते हैं, अब खाना बढ़िया क्या करते हो, दाल चावल लिया, बढ़िया से मखाया, उसको चबाया और हमने निगल लिया। जब हम चबा रहे हैं, दाल चावल दिख रहा है, लेकिन सुबह बाहर कुछ और ही निकलता है ना। तो यहाँ से खाना जाता है, यहाँ से पेट में जाता है, और यहाँ से होता हुआ मलाशय से कुछ सुबह कुछ और बाहर निकलता है।
ठीक, ये पहला भोजन का पाचन जो है ये क्या है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन, श्वसन में क्या है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये भी एक क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे पर जंग लगना, देख रहे हो ये लोहा है, तुमने अभी रख दिया सा, ठीक है, कुछ टाइम बाद अगर लोहा तुम खुले में छोड़ दोगे जहाँ पर नमी वगैरह होगी, तो कुछ टाइम बाद देखोगे लोहे का कलर कैसा हो गया, ये भूरा भूरा हो गया है। ये क्या हो गया, भूरा भूरा हो गया। तो ये क्या है, इसमें भी परिवर्तन हो गया, इसके रंग में परिवर्तन हो गया। फिर दही का बनना, दही का बनना क्या हो गया, जैसे दूध से तुमने दही बनाया, ठीक है, दही से दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते। देखो परिवर्तन भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ध्यान से सुनिए, कक्षा 9 में आपने जरूर पढ़ा होगा, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में एक अवस्था से तुम दूसरी अवस्था में गए, फिर दूसरी अवस्था से तुम पहले अवस्था में वापस आ सकते हो, इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने पानी लिया, पानी को मैंने ठंडा किया, टेम्परेचर उसका कम कर दिया, वो बर्फ बन गया। अब उसका टेम्परेचर को मैं फिर बढ़ा दूंगा, फिर से वो पानी बन जाएगा। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया, दूसरी अवस्था से वो पहली अवस्था में आ गया। ऐसा परिवर्तन जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर दूसरी अवस्था से पहले अवस्था में पुनः वापस आ सकता है, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भैया जो एक परिवर्तन से दूसरी परिवर्तन में हो गया तो वह दूसरे से पहले में नहीं आ सकता। उदाहरण के तौर पे दूध से तुमने दही बना दिया है, तुम दही से दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते। ठीक है, तुमने एक पेपर लिया, पेपर को तुमने जला दिया आग से और वो राख बन गई, तुम राख से पेपर बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये क्या हो गई, रासायनिक परिवर्तन हो गई। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये आप भली बातें समझ गए होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, अभिकारक उत्पाद। ये क्या होते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में उदाहरण दिया था, हमने क्या लिया था, पानी लिया था और नमक लिया था। तो पानी और नमक हमारे क्या है, अभिकारक हैं, और जो बना था वो क्या होता है, उत्पाद होता है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बना उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने लिया हाइड्रोजन और ये मैंने लिया ऑक्सीजन और हमें मिला पानी, तो हमारा ये जो पानी है ये हमारा उत्पाद है, ये हमारा क्या है बच्चों, उत्पाद है। ठीक है, तो एग्जाम में आ भी जाता है। देखो जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 5 नंबर के, 3 नंबर के। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्नों को रटने में मत जाओ। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, विज्ञान में रटते हैं प्रश्नों को, रटना नहीं है। जब आप चीज़ों को सीख जाओगे तो आप आराम से अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो। ठीक है, और जो प्रश्न उत्तर होंगे वो आप एक बार पढ़ोगे, एक बार में दिमाग में घुस जाएगा। ठीक, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। ठीक है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ लिखा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को प्रतीक तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है जो हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारे अभिकारक हैं और जो उत्पाद बना है, उनको जब हम उनके प्रतीक द्वारा या फिर उनके सूत्र द्वारा निरूपित करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम में आता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, 5 नंबर में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होता है रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद के उनके प्रतीक
और उनके सूत्रों द्वारा जब हम उसे निरूपित करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हमने लिया मैग्नीशियम को हम किससे दर्शा रहे हैं, Mg से दर्शा रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम किससे दर्शा रहे हैं, HCl से दर्शा रहे हैं। फिर क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है, हाइड्रोजन H2, ठीक है। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है तो इसको MgCl2 ही क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा। आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो HCl क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया। तो इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना। तो फिर आपका ये जो मन में भ्रांति चली रही वो दूर हो जाएगी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार आती है। ओके बच्चों, ये सब मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, परंतु मैं दोबारा से भी बना दूंगा। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ा दिए हैं, ठीक है, तो वो भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक, ये हो गया। अब आता है ढांचा समीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ढांचा, ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है, ऐसा रासायनिक समीकरण जो असंतुलित हो, जो असंतुलित हो उसे कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण, या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण जो संतुलित ना हो। एग्जाम में आता है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए भी एग्जाम में पक्का आता है 3 नंबर में, 4 नंबर में हर साल। तो ये जो चैप्टर है पहला वाला है ना, हाई स्कोरिंग चैप्टर है, और मजे की बात है ये आसान भी है, ठीक है। तो ढांचा समीकरण क्या होता है, यदि रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों और उत्पादों को संतुलित नहीं किया जाता है तो उसे हम ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं, या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ये आप लिख देना, ठीक है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर क्या है, Mg है और यहाँ पर O2 है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, और यहाँ पर MgO लिखा हुआ है, ठीक। अगर यहाँ हम देखें बाईं तरफ, Mg कितना है भाई, बाईं तरफ 1 है, ठीक है भैया। इधर Mg दाईं तरफ कितनी है, 1 है, ठीक। आप कहोगे सर Mg बराबर है, दोनों तरफ संतुलित है। फिर आ जाओ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बाईं तरफ कितना है, 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो कोई भी अगर असंतुलित छूट जाए, अगर बराबर ना हो तो वो असंतुलित हो जाएगी। कोई सा भी एक भी अगर ऐसा, मतलब जितना बाईं ओर होगा उतना ही आपका दाईं ओर होना चाहिए, सीधी बात कहूँ तो आम भाषा में, ठीक है। तो ऑक्सीजन इधर बाईं तरफ 2 है, दाईं तरफ 1 है, यानी कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ढांचा रासायनिक समीकरण है। आई बात समझ में बच्चों, सिंपल। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है इस पर भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ 40 मिनट की, लेकिन यहाँ पे भी मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। 40 मिनट वाले वीडियो में क्या होगा, ढेर सारे क्वेश्चन कराएं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण की। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। संतुलित में क्या होगा कि जितने बाईं तरफ होंगे उतने ही दाईं तरफ होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वही लिखा है यहाँ पर, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों मतलब अभिकारक में भी और उत्पाद में भी, अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। देखो इसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप इनको कॉपी में लिख भी लेना, पढ़ने के बाद अपना नोट्स जरूर बनाना, ठीक है, अपने नोट्स जरूर बना लेना, बेस्ट होगा। उदाहरण देखिए, यह क्या है, Mg है, इधर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, 2 से गुणा है, फिर क्या है, MgCl2 है, H2 है। अब देखिए कैसे होगा, इसका मतलब जानिए। Mg बाईं तरफ कितना है, 1 है, दाईं तरफ भी कितना है, 1 है, ठीक है भैया। अब ये 2 से सामने गुणे का मतलब पता क्या है, हाइड्रोजन भी 2 बार है और क्लोरीन भी कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितनी बार है, बाईं तरफ 2 बार है, इधर भी कितना है, देखो हाइड्रोजन 2 बार है, इधर भी जितना है उधर भी उतना है। फिर देखो क्लोरीन पे आ जाओ, क्लोरीन यहाँ कितना है, बाईं तरफ 2 से गुणा है, 2 है, और दाईं तरफ कितना है, 2 है। तो जितना चीज बाईं तरफ है उतना ही दाईं तरफ है, यानी कि ये जो समीकरण है, ये जो रासायनिक समीकरण है वो क्या है,
संतुलित है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो एग्जाम में आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये उदाहरण देखो, और ये चीज ध्यान रखना, कोई भी परिभाषा एग्जाम में आती है, भले ही आपसे उदाहरण बोले या ना बोले, लेकिन देखो आपको उदाहरण जरूर देना है। अगर आप उदाहरण नहीं देते हो तो उसको आधा माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। उदाहरण जरूर देना है, उदाहरण अवश्य देना है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। एग्जाम में आता है, आखिर रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करना क्यों जरूरी समझते हैं, क्यों जरूरी है। अगर संतुलित नहीं करेंगे तो क्या ही हो जाएगा। आपके मन में आ रहा हो ना कि भैया संतुलित करना क्यों जरूरी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो देखो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। होता है? नहीं होता। ठीक है, ना तुम उसको निर्माण कर सकते हो ना ही तुम उसका विनाश कर सकते हो। तो दोनों, यानी कि वो चीज क्या है, हमेशा संतुलित है, बैलेंस्ड है। ठीक है, इसी वजह से दोनों तरफ समान करना पड़ता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसी वजह से दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए हम उसको संतुलित अवस्था में हमेशा रखते हैं। ये इसका मेन कारण है। तो अगर एक लाइन में बताऊं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो आप लिखोगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित बनाए रखने के लिए। ठीक है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। ठीक है, यहां पर मैंने एक रासायनिक समीकरण लिखा है और यहां पर मैंने टेबल बना दी है। अब इसको मैं आपको आंखों के सामने संतुलित करके दिखाऊंगा। ठीक है, संतुलित करके दिखाऊंगा। सो यहां से देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं। सबसे पहले यहां आ जाओ, Fe में आ जाओ। इधर Fe कितना है, बाईं तरफ 1 है, दाईं तरफ कितना है, 3 है। ठीक है भैया, फिर आ जाओ हाइड्रोजन में, बाईं तरफ कितना है, 2 है, और दाईं तरफ भी कितना है, 2 है। हाइड्रोजन संतुलित है। उसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन, इधर कितना है, 1 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है भैया जी, 4 है 4। तो जो सबसे बड़ा वाला है इनमें 4, उसको पहले संतुलित करना है। बड़े वाले को देखो पहले। ठीक है, तो यहां देखिए ऑक्सीजन इधर 4 है, 4 यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे आएगा, हमेशा गुणा करना है, जोड़ना घटाना नहीं है। क्या करना है, हमेशा गुणा करना है। ये दिमाग में रखिए, हमेशा गुणा करना है। तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, इसको 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। इसमें हमने क्या कर दिया, 4 से गुणा कर दिया। इधर भी 4 हो गए, उधर भी 4 हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 गुणा 2, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया भाई, 8 हो गया। अब 8 इधर हाइड्रोजन है, इधर 2 है। 2 को 8 करने के लिए क्या करना होगा, किससे गुणा करना होगा, 4 से। 4 दूनी 8 होता है, तो हमें यहाँ पर 4 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। इधर भी 8 हो जाएगा, उधर भी 8 हो जाएगा। ठीक, फिर देखो इधर Fe कितना है, 3 है। इधर Fe को 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, 3 से हमने गुणा कर दिया। ये टेबल एग्जाम में बनाओ ना बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, सही उत्तर से फर्क पड़ता है। ये टेबल बनाओगे तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा जाएगा, नहीं बनाओगे ऐसे डायरेक्ट करोगे तो भी चल जाएगा। अब आप देखो हमारे पास Fe इधर कितना है, 3 है, इधर भी Fe 3 है। इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है। बाईं तरफ और दाईं तरफ तत्वों की संख्या कितनी है, समान है, बराबर है। यानी कि ये जो रासायनिक समीकरण है वो क्या है, संतुलित है। वो क्या है, संतुलित है। अब मैं आपको विज्ञान में अच्छे नंबर लाने के थोड़ा सा टिप्स भी दे देता हूँ। ठीक है, टिप्स जान लो हमेशा। मेन चीज क्या है, अगर आप विज्ञान में 100 में से 100 लाना चाहते हो, सबसे पहली चीज है आपको NCERT अच्छे से रीड करनी, अच्छे से पढ़नी है। और वो मैं हमारे वीडियो से हो जाएगा आराम से। ये सारा कुछ मैं NCERT से ही बना के लाया हूँ कंटेंट। NCERT का पूरा निचोड़ है ये। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक क्या आता है, NCERT के अंदर बॉक्स होंगे।
ठीक है। बॉक्स के जो प्रश्न होंगे, उसके बाद अभ्यास होंगे। अभ्यास के जो प्रश्न है उनको आपको अच्छे से कर लेना, एक तरीके से रट लेना इनको, ये एकदम अच्छे से आना चाहिए। और उसके बाद जो भी परिभाषा पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, उसमें से छोटे मोटे जो भी की पॉइंट है उसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ अगर ढंग से पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। उसके बाद आपके आ जाते हैं इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे, जो हमने बना रखे हैं। इंपॉर्टेंट वीडियोस में क्या है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं और क्वेश्चन बैंक होता है। ठीक है, ये साथ साथ आप करते जाओ, इतनी चीज़ आप पढ़ लोगे, विज्ञान में तुम्हें अच्छे नंबर लाने से मैं और ऊपर वाला भगवान भी है या दुनिया का कोई भी इंसान है नहीं रोक सकता। ठीक है, इन चीज़ों को अपनाओ, विज्ञान का टॉपर तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी का मतलब हमारे एनसीईआरटी निचोड़ वाले वीडियोस, बॉक्स के क्वेश्चन, अभ्यास के क्वेश्चन वो भी मैंने बढ़ा दिए हैं। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और क्वेश्चन बैंक शुरू से करते रहना है। कई बच्चे एग्जाम के लास्ट में करते, नहीं, हमें शुरू से करना है इन सब चीज़ों को। ठीक है, लास्ट पे नहीं छोड़ना है, अभी से लगे जाना, डट के मेहनत करनी है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं, ये वाला प्रश्न, ये वाला है, इसको भी संतुलित करना है। देखो इधर mg कितना है, एक है भैया, इधर mg कितना है, इधर भी एक है भैया, इधर ऑक्सीजन कितना भैया, 2 है, इधर कितना है, 1 है। तो 2 को 1 को 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। कर दिया, 2 से गुणा, 2 से गुणा कर दिया। जैसे ही 2 से गुणा किया, mg मेरा कितना बन गया, 2। ऑक्सीजन भी मेरा कितना बन गया, 2। तो ऑक्सीजन तो इधर भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन तो 2 हो गया। ठीक, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है। मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया। इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। कर दिया गुणा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये भी आपका रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था ना, एक प्रश्न आता है 5 नंबर में कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण देकर समझाइए। 5 नंबर में आता है, तो वो क्वेश्चन ये हो गया। रासायनिक अभिक्रिया तो मैंने बता दिया था एकदम स्टार्टिंग में, पहला पॉइंट। अब यहाँ आ गया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, पहला प्रकार क्या है, संयोजन। नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन मतलब जुड़ना। वियोजन का मतलब अलग होना। विस्थापन का मतलब एक के जगह पर दूसरा जाके बैठ जाना। ठीक है, द्विविस्थापन मतलब अदला बदली। देखो ये जो मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये की पॉइंट से क्या होगा, आपको परिभाषा याद रखने में सहायता मिलेगी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब अलग होना, विस्थापन का मतलब एक के स्थान पर दूसरा आके बैठ जाएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन समझ सकते हैं। द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है, अदला बदली। ठीक है, चलिए अब इनको देखते हैं एक करके। पहले वाला टॉपिक पे हम आ जाते हैं, संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है, देखो सही, मैंने नाम से ही बता दिया था, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के अणु पदार्थ बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझिए, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, यहाँ पे अभिकारक 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। जब इनको हम परस्पर अभिक्रिया कराएंगे तो जो उत्पाद बनेगा वो एक ही बनेगा। हमेशा उत्पाद एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा नहीं बनेगा, ध्यान रखिए। उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लिख लेना कॉपी में। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे मैंने सोडियम लिया, यहाँ पर मैंने क्लोरीन लिया, ये अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। और देखो, जब भी आप रिएक्शन लिखोगे ना, वो रिएक्शन हमेशा संतुलित होनी चाहिए। ये नहीं कि जो भी मन में आ रहा है वो पेल दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी समीकरण आप लिखोगे यहाँ पर, वो हमेशा संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम संतुलित होना चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अगर आप संतुलित नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर उसको काट के उसका नंबर काट देगा। अगर ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया है कि बताओ भैया संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और आप सिर्फ ये लिख रहे हो और ये रिएक्शन में आपने झोल कर दिया है, तो भैया 2 की जगह सिर्फ 1 ही मिलेगा।
नंबर। ठीक है, तो देखो सोडियम इधर 2 है, इधर भी 2 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिखने जितना लिखोगे दिमाग पे उतना छप जाएगा। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण मैंने दे दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वियोजन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने क्या बोला था, वियोजन क्या होता है, अलग होना होता है। क्या होता है, अलग होना होता है। वह अभिक्रिया जिसमें अवयवी तत्व छोटे छोटे सरल यौगिकों में अलग हो जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं, यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। तो अगर सिंपल भाषा में कहूं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने छोटे छोटे अवयवों में विभक्त हो जाते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पे देखो, अभी उदाहरण दूंगा। वियोजन अभिक्रिया के भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें जिसे ऊष्मा देने पर होता है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। नाम से परिभाषा बन जा रही है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऊष्मीय वियोजन क्या होगा, वह वियोजन अभिक्रिया जिसे ऊष्मा देने पर संपन्न होती है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अगला क्या है, विद्युत वियोजन। वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत देने पर संपन्न होती है, उसे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही परिभाषा बन जा रही है, तो आपको अलग से उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आ जाते हैं पहले ऊष्मीय वियोजन में, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर सिर्फ वियोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो ये उदाहरण याद कर लो। ठीक है, सिर्फ वियोजन अगर आप सोच रहे हो कि भैया वियोजन का उदाहरण क्या होगा, ये है, ये पर्टिकुलर यहाँ ऊष्मा आ गया तो ऊष्मीय वियोजन हो गया। अगर सिर्फ वियोजन में भी ये उदाहरण चल जाएगा। ठीक, तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है, इसे क्या देने पर होती है, ऊष्मा देने पर होती है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अभिकारक हमेशा एक रहेगा, उत्पाद 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं वियोजन अभिक्रिया में। ठीक, अभिकारक हमेशा एक रहेगा, उत्पाद हमेशा 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, इधर कभी भी 2 नहीं होगा, इधर हमेशा एक रहेगा। ये हमने ले लिया पोटेशियम क्लोरेट, जिसका सूत्र क्या होता है, KClO3। ठीक, ऊष्मा दिया हमने, ऊष्मा देने पे क्या हो गया, अपघटन हो गया, तो क्या मिला हमें, पोटेशियम क्लोराइड मिला। और क्या मिला हमें, ऑक्सीजन मिला। ठीक है, तो ये जो वियोजन अभिक्रिया है हमें तब मिली जब हमने इसमें ऊष्मा दिया, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ये ऊष्मीय वियोजन का एक उदाहरण है। ठीक, अन्य उदाहरण भी हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट है। ठीक है, इसको हमने ऊष्मा दिया, ताप दिया, तो हमें क्या मिला, लेड ऑक्साइड मिला, PbO। फिर क्या मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, NO2। और फिर हमें क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर 2 नहीं, 3 तत्वों में ही विभक्त हुआ है। ठीक है, तो मैंने बोला हमेशा इधर एक ही रहेगा, इधर 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ मिल सकते हैं वियोजन अभिक्रिया में। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, परख नली है। इस परख नली में हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया। इस परख नली में हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया, और उसको हमने बर्नर से क्या किया, जला दिया। और जैसे ये जलेगी तो ये लेड नाइट्रेट में यहाँ नीचे आ जाती है। ठीक है, और यहाँ से ये पॉपअप करते हुए उड़ती है। ठीक, इस पर एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अब हम आ जाते हैं विद्युत वियोजन, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं अंग्रेजी में। विद्युत वियोजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनको सीख लो, अपने जीवन में उतार लो। थोड़ा अजीब लगता है, हिंदी माध्यम के हम विद्यार्थी हैं, लेकिन जब आप कक्षा 11 में 12 में अब बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो ये वर्ड आएंगे ही नहीं किताबों में, ये किताबें चलेंगी हैं, तो ये वर्ड आपको आसान लगेंगे। तब अभी से पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो विद्युत वियोजन क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक, और हाँ, विद्युत वियोजन तभी होता है जब अभिकारक गलित अवस्था में हो या फिर द्रव अवस्था में हो। ये इसका मेन पॉइंट है। तुमसे वाइवा में एग्जामिनर आके पूछ सकता है कि विद्युत वियोजन के लिए क्या जरूरी है, किस चीज की आवश्यकता होती है विद्युत वियोजन में। तुम कहोगे अरे भाई क्या होता है,
आप कहोगे सर विद्युत की आवश्यकता होती है? नहीं, उससे भी पहली चीज क्या है कि भैया विद्युत वियोजन में जो हमारा अभिकारक होता है उसको हमेशा गलित अवस्था में होना चाहिए या फिर द्रव अवस्था में होना अनिवार्य है। अगर वो गलित अवस्था में नहीं है, अगर वो द्रव अवस्था में नहीं है, तो वहां पर विद्युत वियोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में विद्युत का प्रवाहित करने पर वियोजन होता है उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे पास यह सोडियम क्लोराइड NaCl, हमने यहाँ पर इसमें विद्युत डाला, इलेक्ट्रिसिटी दी, फिर उसका वियोजन हो गया किस में? सोडियम में और क्लोरीन में। क्लोरीन गैस है तो तीर का निशान ऊपर दिखाते हैं। अगर तीर का निशान ऊपर जा रहा है तो समझ जाओ कि वो गैस है। तीर का निशान डाउन है यानी कि समझ जाओ वो सॉलिड है, नीचे बैठ जाएगा आकर। इस एरो का मतलब ये होता है, एरो अगर ऊपर जा रहा है गैस है, नीचे आ रहा है यानी कि वो सॉलिड है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये होता है, इसका इंडिकेशन ये होता है। तो विद्युत वियोजन क्या होता है समझ गया? आराम से कॉपी में लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विस्थापन, जिसे प्रतिस्थापन भी कहते हैं, वो अभिक्रिया क्या होती है? मैंने क्या बोला? विस्थापन में क्या होगा? एक के जगह पे आके दूसरा बैठ जाएगा, एक की जगह पे दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं अपने डेली लाइफ का उदाहरण दूं, तुम अपने क्लास में जाके एक बैठते हो, सपोज करो तुम पहले बैठते हो और क्लास का जो एकदम हट्टा कट्टा इंसान है वो आएगा तुम्हारा बैग पकड़ के पीछे फेंक देगा। ठीक है, और तुम कुछ कह ही नहीं जाओगे। तुम्हें अगर वो जाओगे तुम्हें 2 थप्पड़ मार देगा, भगा देगा, तुम उससे लड़ नहीं सकते, तो वो तुम्हारी जगह पे कब्जा कर लेगा। ये भाई सर्व जगह सभी जगह चलता है। हमेशा एक ताकतवर इंसान आकर एक कमजोर पे भारी पड़ जाता है, ये हर जगह चलता है। पूरे ब्रह्मांड का यही नियम है। एलिमेंट्स में भी यही बात चल रहा है, हमारे में भी यही बात चलती है। ठीक है, तो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व, पड़ गई जरूरत, जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उन्हें हम विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखो, ये एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, ये हमारा आयरन है, आयरन बोले तो लोहा Fe, और ये हमारा क्या कॉपर सल्फेट है CuSO4 है। अभिक्रिया हुई तो ये जो Fe है, ये Fe जो है वो कॉपर से ज्यादा क्या है? अधिक क्रियाशाली है, अधिक क्रियात्मक है। ठीक है, तो ये Fe आएगा, इस कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा? FeSO4 बन जाएगा, और ये बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा, ये बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया का एक शानदार उदाहरण है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ये मेम आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, अदला बदली। तो द्वि विस्थापन, जिसे हम उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि द्वि विस्थापन अभिक्रियाओं में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आपस में अदला बदली, आदान प्रदान होता है। आपस में अदला बदली करते हैं या आपस में आदान प्रदान होता है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणु का समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो मैंने उदाहरण दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी अभिक्रियाओं में इसका लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है बेरियम क्लोराइड। क्या लिया? बेरियम क्लोराइड लिया, BaCl2। और हमने यहाँ लिया है सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये क्रिया करेंगी, ठीक है, Ba के साथ क्या आ जाएगा? SO4 आ जाएगा, तो ये बना देगा BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। और यहाँ से जो क्लोरीन बच गया था और यहाँ से जो Na2 बच गया था, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देंगी? 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। अदला बदली हुई, देखो इसके साथ ये आ गया और इसके साथ ये आ गया, क्या हुआ? अदला बदली, 2 तत्वों की अदला बदली हुई है, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये फेमस उदाहरण है, और ये जो उदाहरण है ये सेम उदाहरण अवक्षेपण में भी लगता है। अवक्षेपण अभिक्रिया भी आगे आएगी। तो ये जो BaSO4 है
ये एक अवक्षेप है, इसका कलर कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। ठीक है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया में भी इसी उदाहरण को लिखा जाता है, इसी रिएक्शन को लिखा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मैंने बोला आपको, अवक्षेपण अभिक्रिया आ गया। अवक्षेपण अभिक्रिया जिससे हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, अवक्षेप को ना प्रेसिपिटेशन कहते हैं, गंदगी एक तौर पे, अवशेष। ठीक है, उसे हम अवक्षेप प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है, इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। देखो, जब क्या होगा, अभिक्रिया की गई विलयन में, अभिक्रिया हमेशा विलयन में होगी। विलयन करने के बाद जो एक अवक्षेप है, ठीक है, सफेद रंग का, वो बनेगा और वो नीचे जाके तली में एकदम बैठ जाएगा आराम से। ठीक है, अवक्षेप जो होता है। तो क्या कहा गया, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, दो विलयन लिया उसको मिला दिया, उनकी अभिक्रिया से उनको हिलाओगे तो श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में घुलता नहीं है। ठीक है, इस अविलय पदार्थ को हम क्या कहते हैं, जो जल में घुल नहीं रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे। और अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। पहले आपको बताना पड़ेगा कि अवक्षेप क्या होता है और फिर लिखोगे जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण सेम वही वाला, यह है बेरियम क्लोराइड, यह है सोडियम सल्फेट, और हमारा ये जो बेरियम सल्फेट बन रहा है BaSO4, ये क्या है, सफेद अवक्षेप है। ये क्या है, सफेद अवक्षेप। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो BaSO4 है ये अवक्षेपण है, अवक्षेप का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ये सफेद रंग का होता है। ये एग्जाम में भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि जो अवक्षेपण अभिक्रिया में BaSO4 बनता है वो किस रंग का होता है। ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में आ रखा है तो लिखोगे सफेद रंग का होता है। तो ये प्रश्न भी और ये टॉपिक भी आप आराम से समझ गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया एग्जाम में बार बार आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर साल आ जाता है, बहुत आसान है। एक तो है ऊष्माशोषी और दूसरा है ऊष्माक्षेपी। शोषी में क्या होता है, भाई मुझे ऊष्मा चाहिए, मेरे को चाहिए। ऊष्माक्षेपी, अरे भाई तू जा मेरे से, ऊष्मा मेरे से निकल रही है। ठीक है, जब ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी, जब ऊष्मा चाहिए तो ऊष्माशोषी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या होगी, ऊष्मा अवशोषित होगी। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, बिना प्रकाश के जो पौधा है वो खाना नहीं बना सकता है क्या, नहीं, उसको ऊष्मा चाहिए। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है ये इसका मस्त उदाहरण है। दूसरा देखो ये वाला है, ये हमारा नाइट्रोजन है, ये हमारा ऑक्सीजन है। अगर इसमें ऊष्मा जब इसको मिलेगी तब जाके क्या बनाएगा, NO बनाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगले में आ जाते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जैसे श्वसन, हम सांस तुम लेते ही हो, तुम जब सांस लेते हो तो सांस में एक ठंडापन होता है, लेके देखो, और जब तुम सांस छोड़ रहे हो अपने नाक के पास उंगली लगाओ तो देखोगे एक गर्माहट होगी, है कि नहीं, गर्माहट। तो ये क्या है, यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस पर एक डिटेल क्वेश्चन भी आता है कि ये गर्माहट कहाँ से आती है। ठीक है, इस पर डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। ठीक है, फिर आ जाता है कोयले का दहन। जब कोयले को हम जलाते हैं, जो कोई भी चीज़ तुम जलाओगे बिना ऑक्सीजन के तुम नहीं जला सकते। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो चीज़ जलेगी नहीं। ठीक है, वो चीज़ जलेगी नहीं। ठीक है, तो C+O2 क्या बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड,
और उसके साथ साथ ऊष्मा जरूर निकलती है। तुम लकड़ी जलाओ, लकड़ी जलाओगे ना तो लकड़ी तो जलेगी, साथ ही साथ उसमें से ऊष्मा भी तो निकलेगी, हीट निकलेगी। तो ये हो गया अगला उदाहरण। उदाहरण जरूर देना, नहीं दोगे तो नंबर कट जाएंगे उसके। नेक्स्ट अगला आता है अपोपचय अभिक्रिया। ठीक है, अपोपचय अभिक्रिया से भी पहले मुझे बताना चाहिए आपको उपचयन अपचयन। उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। अपोपचय अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमें जानना जरूरी है उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, नाम से पता चल रहा होगा। उपचयन का मतलब मैं समझा दूं, शॉर्ट ट्रिक। उपचयन याद रखने का मतलब क्या है, +O -H। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी, ये इसका फॉर्मूला है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोजन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी अथवा या फिर हाइड्रोजन का वियोजन हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है या फिर हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो समझ जाओ कि वहाँ क्या है, उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसका दूसरा भी पैमाना है, मापदंड है कि पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के प्रक्रम को उपचयन कहते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्यागने का उसमें प्रवृत्ति है, त्याग सकता है, तो वो क्या होगा, वो होगा उपचयन, वहां होगा उपचयन। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीकरण कहते हैं। इधर देखिए, एक मैंने रिएक्शन लिखा है शानदार, इसे याद कर लेना, ये हर जगह काम आएगा, उपचयन में भी काम आएगा, अपचयन में भी काम आएगा और अपोपचय में भी काम आएगा। ये एक रिएक्शन, यहाँ देखो CuO है +H2, रिएक्शन हो रहा है, हीट दिया हमने और Cu + H2O बन रहा है। तो देखो यहाँ H2 है, अकेला है H2 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ इधर क्या बन जुड़ गया, संयोग हो गया ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के साथ किसका सम्मिलन हो गया, ऑक्सीजन का सम्मिलन हो गया। तो जहां ऑक्सीजन का सम्मिलन होगा वहां क्या होगा, उपचयन। और यहीं पर देखो इसका उल्टा, सेम परिभाषा होगी, इसको बस उलट दो तो बन जाएगा अपचयन। इसका डिक्टो उल्टा कर दूंगा मैं, हर चीज उसका अपोजिट कर दूंगा। यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो जिस अपचयन अभिक्रिया कहते हैं इसे अंग्रेजी में बोलता है रिडक्शन रिएक्शन। तो ये क्या होता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोजन अथवा हाइड्रोजन का संयोजन होता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन का वियोजन मतलब ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऐसे लिखना कॉपी में। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आसान है। या फिर दूसरे शब्दों में, पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण, उसमें त्याग था, इसमें ग्रहण करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ये देखो दूसरा उदाहरण मैंने लिया है, यहाँ क्या है, ZnO है, Zn के साथ O है, और यहाँ देखो Zn के साथ O गायब हो गया, तो ZnO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ZnO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए, C का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो ये रिएक्शन भी आप याद कर सकते हैं। अब बात आएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लेना, कॉपी में नीचे लिखना, रेडॉक्स अभिक्रिया। लिख लिया आपने, क्या लिखोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जहां उपचयन और अपचयन एक साथ हो रही है, वह रासायनिक अभिक्रिया जहां पर उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे ये अभिक्रिया है, यहाँ अपचयन हो रहा है, यहाँ उपचयन हो रहा है, एक साथ ही तो हो रहा है, दोनों अभिक्रिया एक ही रिएक्शन में हो रही है, यहाँ अपचयन हो रहा है, यहाँ उपचयन हो रहा है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जाम में आता है, अब उपचयक किसे कहते हैं, अपचयक किसे कहते हैं। उपचयक को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपचयक को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को
उपचयित कर देता है, उपचायक कहलाता है। जैसे उदाहरण KBr, KU, दो उदाहरण याद रख लेना। अपचायक क्या होता है? अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अपचयित करता है, अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। तो ये भी आपका बड़े आराम से बन गया होगा। नेक्स्ट, चलो, अपचाय अभिक्रिया यहाँ लिखा है मैंने। अपचाय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, अपचाय अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वहां पे जो उदाहरण था वो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, ये लिखो, ये लिखो, दोनों के दोनों अपचाय अभिक्रिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है अपचयन और यहाँ हो रहा है उपचयन। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है? ये वाला रिएक्शन लिखना। ठीक है, केवल नीचे वाला। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। एग्जाम में क्या आ जाता है कि भैया संक्षिप्त टिप्पणी लिख के बताओ। ठीक है, तो आपका आ जाता है संचारण, जिससे संचारण को हम क्या कहते हैं? क्रोइजन भी कहते हैं। ये क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा आपके घर के बाहर कहीं पर कोई ट्रक है या कोई ट्रॉली है या कोई लोहे का सामान कई दिनों से पड़ा है। देखा आपने देखा कुछ टाइम पहले वो कैसा था और अभी जाके वो कैसा हो गया। अभी वो भूरा भूरा हो गया होगा, कहीं कहीं जगह से वो चूरा चूरा निकल रहा होगा, कहीं कहीं से जगह से गल गया होगा, कहीं कहीं से टूट रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? संचारण है। संचारण क्या होता है? जब कोई धातु आर्द्रता मतलब नमी में, जहाँ नमी हो, वायु हो, पानी हो, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु संचारित हो जाती है। धातु संचारित हो जाती है मतलब धातु की जो ऊपर एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, और वो जो परत होती है धीरे धीरे धातु को नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है। ठीक है, तो उदाहरण क्या है? लोहे पर जंग लगना दिख रहा है आपको चित्र में। उसके बाद चांदी, जो चांदी पहनते हो, चांदी पर काली परत पड़ जाना, ये भी क्या है? संचारण का उदाहरण है। तांबे पर हरी परत चढ़ जाना, तांबा हरा कलर का हो जा रहा है, यानी कि वो संचारित हो रहा है। ठीक है, देखो, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उसे आर्द्रता वायु के संपर्क में आने से रोका जा सके। आपने देखा होगा आपके घर में गेट लगे होते हैं, लोहे के होते हैं, उसमें हम पेंट करते हैं, डिजाइन के लिए करते हैं। आपको लगता होगा कि भैया शो होगा इसलिए किया जा रहा है, वो तो है ही है, एक मुद्दा वो है। लेकिन दूसरा चीज मेन क्या है? अगर हम पेंट करते हैं ना तो लोहे के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, परत। वो जब वो आर्द्रता नमी वगैरह के संपर्क में आता है तो वो परत आता है, लोहा नहीं आता है। अगर डायरेक्ट लोहे के संपर्क में आएगा तो अभिक्रिया होगी और उसको संचारित करने लगेगी। इसीलिए एक परत चढ़ाते, पेंट की परत चढ़ते, पेंट करने से उस पर एक परत चढ़ जाती है तो आर्द्रता नमी पेंट से अभिक्रिया करती है, उस परत से अभिक्रिया करती है, लोहे से नहीं। और इससे हमारा जो वस्तु है वो सुरक्षित रहता है, जंग लगने से बचता है, संचारण से बचता है। तो जंग लगाने से क्या बचाने के लिए क्या करना चाहिए? लोहे की वस्तु को पेंट करना चाहिए। एक नंबर में आता है प्रश्न। ठीक, अगला होगा विकृत गंधिता। आपने देखा होगा कोई चीज जो तेल में बनाई जाती है, फैट में बनाई जाती है, जैसे आलू के चिप्स हो गए या घर का कोई भी सामान जो तेल में बनता है, आज बनाया मस्त कुरकुरा है, क्रंची है, स्वादिष्ट है। ठीक है, तुम उसे कल खाओगे वो पिच नरम हो जाएगा, वो स्वाद नहीं आएगा। 3 दिन बाद देखोगे तो उसमें फफूंदी निकलनी शुरू होगी, बदबू भी मारेगा। ठीक है, और 1 हफ्ते बाद आओगे तो उसमें कवक निकलने लगेंगे, तुम उसको सूंघ भी नहीं पाओगे, इतना बदबू मारेगा, इतना उसमें से वो होगा। तो ये क्या होता है? विकृत गंधिता होती है, इसे अंग्रेजी में होता है रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी कहा जाता है। वैसे मैं आपको एक एडवाइस करूं, आप ऑयल से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको जितना कम खाओ उतना बेहतर है, जितना कम खा सको उतना आपके लिए, हेल्थ के लिए बेहतर है। क्योंकि आज कल देख रहे हो जो ब्लॉकेज है वो, क्योंकि आज के डेली लाइफ में जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही घटिया हो रखी है हम लोगों की। पहले हम जब बचपन में थे ना, हमारी मम्मियाँ हमें मार मार के घर पे सुलाती थी कि भाई बाहर मत जाओ, खेलो मत, धूप में मत जाओ। आजकल के बच्चों को मार मार के भगाना पड़ता है बाहर कि जाके बाहर जाके थोड़ा खेल ले। बच्चे दिन भर लेटे रहेंगे, पबजी सब्जी इन्हीं में व्यस्त रहेंगे, है ना, गेम्स में, टीवी में, रील्स में, एकदम लेटे लेटे स्कूल से आके लेट गए, बाहर ही नहीं जाना है। हमारी मम्मी हम पे पिछवाड़े पे डंडे मारती थी कि भाई लेट, तू दिन भर बाहर रहेगा क्या। हम इतने एक्टिव थे हमारे टाइम में। आप खुद देखो
कितना चेंजेस आ गया है। ठीक है, हमारे लिए ये जो खेलना कूदना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो ये जो है इनमें होता है ट्रांस फैट। जो भी आप ऑयल के प्रोडक्ट्स खाते हो कंज्यूम करते हो वो ट्रांस फैट होता है। वो हमारे ब्लड के थ्रू जाके हमारे हार्ट में, हमारे जो भी चीज़ें हैं ना, ब्रेन की जो नसों में जाके ब्लॉकेज बनाते हैं और इन्हीं से हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक्स आता है। आजकल छोटे बच्चों को भी आने लगा है इसी कारणवश। ठीक है, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही घटिया हो रखी है, बेकार हो रखी है। तो जो वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री अगर ये वायु के संपर्क में आ जाते हैं, वायु में क्या होता है ऑक्सीजन, इनके संपर्क में आ जाते हैं तो ये उपचयित हो जाते हैं और जिनसे उनका जो स्वाद होता है और गंध होता है वो परिवर्तित हो जाता है। आप जाते हो ठेले में, है ना, दुकान में, भैया लेस दे दो, भैया कुरकुरे दे दो। कुरकुरा का पैकेट इतना बड़ा होता है, दे देता है तुम्हें, लेस दे देता है। तुम क्या करते हो, जब फाड़ते हो इतना सा मिलता है तुम्हें, है ना। वो तो खाने में टेस्टी तुम्हें लग रहा है लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेकार है वो चीज़। उसका आप कहते हो उसमें इतना हवा भरा रखा है, आपने हवा भर के इतना दे दिया। वो हवा पता क्या होता है, वो हवा नॉर्मल हवा नहीं होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन नहीं होती है। क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आ गया तो उपचयित हो जाएगा और उसका जो स्वाद है, उसका जो गंध है वो परिवर्तित हो जाएगा। तुमने देखा होगा कोई कोई जिसमें छेद किया होता है, जिसमें हवा नहीं होती है, और तुम्हें वो जब खाते हो तो उसका टेस्ट एकदम वो पिचका हुआ होता है, वो स्वाद नहीं आता है। आता है क्या? नहीं आता है। यही कारण होता है। जिसमें हवा भरा हुआ होता है वो तुम्हें खाने में टेस्टी लग रहा है, करकरा हम कच कच की आवाज़ आ रही है, एकदम पट से टूट भी जाता है। लेकिन जिसमें हवा नहीं है वो एकदम पिचक जाता है, स्वाद भी नहीं होता है ना। तो यही कारण है। अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो विकृत गंधिता हो जाएगा, उसका स्वाद, उसका गंध परिवर्तित हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आया तो उपचित होने से हम बचा लेंगे और उसका फिर विकृत गंधिता नहीं हो पाता है। तो ये होती है आपकी रेनिसिडिटी। आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। थोड़ा और बोनस में आपको बता देता हूँ, मंद अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया क्या होती है। वे अभिक्रियाएं जो मंद गति से होती है, धीरे धीरे हो रही होती है, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये अभिक्रिया है H2+I2, ये बहुत धीरे धीरे होती है, क्या बनाता है 2HI। और जो तीव्र अभिक्रिया है रैपिड डालते ही फटाक से हो जाता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो शीघ्रता से होती हैं, बहुत ही कम समय में, 10⁻⁻6 सेकंड, ये इतना कम है, बहुत कम है, फटाक से हो जाती है, उसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यह है AgNO3 + NaCl, क्या बनाता है AgCl NaNO3। ये रिएक्शन आंख बंद करने से भी पहले हो जाती है, इतना फटाक से होता है, तो इसे हम कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। ठीक है, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ये वही प्रश्न है जो मैंने आपको अवक्षेपण अभिक्रिया में बताया था, वही मैं जो रिएक्शन लिखी हुई थी वो रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर क्या बोला है, मिला जाता तो क्या होता है। तो देखो, उपयुक्त अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण ये है, ये हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट है, ये हमारा बेरियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर बनेगा सोडियम क्लोराइड। ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण भी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। मैं बोला था नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आएगा, जो आप पढ़ोगे क्वेश्चन वहीं से ही बनेगा। 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो 2019 में पूछा गया, 23 में पूछा गया प्रश्न है। संतुलित रासायनिक समीकरण पक्का आएगा ही आएगा। इस पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखी है 40 मिनट की, प्लीज जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 होता है, के साथ जिंक की अभिक्रिया, ये जिंक है। ठीक है, जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। ठीक है, ये इसका अभिक्रिया है। अगला रिएक्शन पूछा गया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl डाइल्यूट फॉर्म में है तथा एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है, चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, AlCl3 और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये इसका क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। कह रहे सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या होता है, तो ये सोडियम ऑक्साइड है, Na2O है, जल यानी कि पानी के साथ जब घोलोगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा।
NaOH का बनेगा, उसका 2 मोल लेंगे हम, संतुलित हो जाएगा। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, एग्जाम में ज़रूर आता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, ये रिएक्शन भी मैंने लिखाया था वहाँ पर, अब वीडियो में देखोगे ये सारा प्रश्न था। क्या बनता है, PbO बनता है, NaO2 बनता है और ऑक्सीजन बनता है। अगला क्वेश्चन है, जब हम एथेनोइक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। ये क्वेश्चन, ये वाला जो प्रश्न है, ये आप तभी कर पाओगे जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि ये तो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। जब आप बोर्ड एग्जाम तभी दोगे जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा, तभी दोगे ना, उससे पहले तो नहीं दोगे। तो इम्पोर्टेंट की बात है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये क्या है, एथेनोइक अम्ल का मतलब होता है CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या बनाता है, CH3CONa कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है। रिएक्शन जितना लिखोगे उतना आपके दिमाग में छपेगा। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोया जाता है तो विलेन का रंग क्यों बदल जाता है। वो जो रिएक्शन में लिखा था Fe प्लस CuSO4 FeSO प्लस FeSO4 प्लस Cu रिएक्शन लिखवाया था ना, उस पर आधारित प्रश्न है। देखो ये है, लोहा कॉपर की अपेक्षा, ये जो लोहा है इस कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक ताकतवर है, अधिक शक्तिशाली है, अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और अभिक्रिया का समीकरण इस तरीके से होता है, Fe प्लस FeSO4 हो जाता है और कॉपर बेचारा अलग हो जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप विस्थापित कॉपर लोहे की कील पर जम जाता है, लोहे की कील के ऊपर क्या होता है, आके जम जाता है और आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है, जिससे रंग क्या होता है कॉपर सल्फेट का, वो बदल जाता है। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखो हर साल एग्जाम में आता है, मैंने बोला ना हर साल आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, हम जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं। जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी, जिसे दहन अभिक्रिया भी कहते हैं, वो मिलता है। उदाहरण के तौर पे ये मीथेन है और ये मेरा ऑक्सीजन है, जला रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा पानी और ऊष्मा। जिसमें प्लस ऊष्मा होगी दाईं तरफ, वो समझ जाना कि ये क्या ऊष्माक्षेपी है। अगर इधर है बाईं तरफ ऊष्मा लिखा हुआ है तो वो ऊष्माशोषी है, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, यहाँ ऊष्मा लिखना, ऊष्मा ऊर्जा जो लिखोगे उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी कहते हैं। जैसे N2 प्लस O2 2NO, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है ऊष्मा, अगर ऊष्मा इधर प्लस करके लिखता तो भी ऊष्माशोषी है, उधर माइनस करके लिखा है तो भी ऊष्माशोषी है, ठीक है। देखो छेपी में यहाँ प्लस होता है और ऊष्माशोषी में यहाँ पर माइनस होता है, ये ध्यान रखना। रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड का कोई एक अपचायक गुण समझाइए, ठीक है। रासायनिक समीकरण देते हुए समीकरण लिखना है, जल की उपस्थिति में यह हेलोजन का अपचयन करके अम्ल बनाती है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जल की उपस्थिति है, क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा और H2SO4 बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। क्या बनाता है, ये अम्ल बनाता है। ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, हर साल एग्जाम में आता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उपचयन अभिक्रिया साथ साथ संपन्न होती है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए CuO प्लस H2 Cu प्लस H2, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि ये अपचयन हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन, यानी कि इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, निम्न पदों का वर्णन कीजिए, संचारण क्या होता है, विकृत घनत्व क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कुछ उदाहरण देकर समझाइए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब उपचयन, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग होता है और हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण कहते हैं,
इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक, क्या निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हर साल एग्जाम में आ रहा है, इन रिएक्शंस को तो रट ही लेना, बार बार आ रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2, क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल यानी कि H2। ठीक, फिर क्या है, जिंक है प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, फिर क्या है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस, और फिर क्या बना रहा है, सिल्वर बना रहा है। संतुलित कर दिया हमने। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लिख के याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा समीकरण को संतुलित करने के लिए। फिर क्या है कि आपको ऑक्सीकारक और उपचायक पदार्थ पहचानना है। ठीक है, ऑक्सीकारक उपचायक पहचानना है। तो ये है आपका Cu++, ये Zn है, ये Cu है और ये Zn प्लस है। ठीक है, तो देखो इस अभिक्रिया में ये जो हमारा Cu है ये ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। त्याग कौन करता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद जिंक अपचायक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, प्रदान करता है। नेक्स्ट, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। मैंने अभी आपको बोला था अपचयन क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो और इलेक्ट्रॉन क्या हो, ग्रहण करें, यही तो होता। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या अणु में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, ग्रहण करता है, तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये उदाहरण दे दोगे, ये सब जगह लग जाता है ना। ये उपचयन के लिए भी है, ये अपचयन के लिए भी है, रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए है। तो अपचयन बोला है तो ये इसमें से यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। द्वि अपघटन क्या होता है, द्वि अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक के अणु के बीच धनायन और ऋणायन का परस्पर अदला बदली होती है, जिसमें दो नए यौगिक बनते हैं। इसे द्वि अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और ये उदाहरण आपका आ जाएगा, क्या है ये, CuSO4 H2S, क्या बन जाएगा, Cu यहाँ से S, CuS यहाँ से H2, यहाँ से SO4, H2SO4। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट, बड़े वाले में आ जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। हर साल आ रहा है, मैंने बोला था 5 नंबर में आएगा, तो मैंने बता दिया था। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थों के परमाणु या अणु आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक, ठीक है, जिसमें आपका संयोजन अभिक्रिया आ जाता है, डिटेल में पढ़ा रखा है। जिसमें आपका वियोजन अभिक्रिया आ जाता है, डिटेल में बता रखा है। इसमें आपका विस्थापन अभिक्रिया आ जाता है, ये सब पढ़ा रखा है ना, रिपीट करने पे टाइम वेस्ट होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया हो गया, ये सारा आपको लिखना है, तब जाके आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे ये मरकरी ऑक्साइड है, HgO है, यहाँ पर ऊष्मा है, मरकरी बन रहा है Hg, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा ऑक्सीजन। ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण है। फिर देखो यहाँ आयरन कॉपर सल्फेट है, आयरन मतलब Fe, कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4, तो क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा FeSO4 और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। जो पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन बन रहा है। फिर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ऊष्मा क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बन जाएगा, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर है देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब H2, क्लोरीन मतलब Cl2, तो क्या बनेगा, 2HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। फिर है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है ZnO, तो यहाँ से क्या जाएगा, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड। एक ट्रिक भी बता देता हूँ आपको कि जो रिक्त स्थान बच रहा है ना, वो कैसे पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो Zn से Zn कट गया, तो यहाँ क्या बचा है, एक कार्बन, यहाँ 3 ऑक्सीजन था, यहाँ से 1 ऑक्सीजन घटा दोगे तो क्या बचेगा, 2 ऑक्सीजन, तो क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे भी होता है, ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, फिर देखो सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3, सोडियम आयोडाइड NaI,
क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ लिखा है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो देखो यहाँ से Na कम कर दोगे, फिर एक N कम कर दोगे, O3 कम कर दोगे, तो क्या बचा यहाँ से Ag बचा, और यहाँ से क्या बचा I बचा, तो आ गया AgI। ठीक है, इस तरीके से। अगला है बेरियम क्लोराइड BaCl2 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। बार बार एग्जाम में आता है, क्या बनता है BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये अपक्षेपण अभिक्रिया केवल आता है, इसका रंग सफेद होता है, और क्या बनेगा 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, अब हमारे आज जो बहुविकल्प प्रश्न एग्जाम में बार बार आते हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है Fe2O3 2Al Al2O3 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये Al जो है ये किसकी जगह पे आ गया है, यहाँ पर Al आ गया है Fe की जगह पर, AlO3 बन गया है, AlO3 बन गया, Fe बेचारा अलग हो गया। तो ये क्या है, यह है विस्थापन अभिक्रिया, एक की जगह पे दूसरा आ गया, यानी कि ये क्या है विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखो, आपको बताना है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, शीशा अपचित हो रहा है। जो शीशा है, ये जो शीशा है वो क्या हो रहा है, ये अपचित हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, शीशा क्या हो रहा है अपचित हो रहा है। ठीक है कथन। सेकंड में आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रहा है उपचयित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। कार्बन उपचयित हो रहा है ना, ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर आ जाओ FeCl3 2H2O प्लस Y। ठीक है, प्लस Y, तो ये रिएक्शन है, तो Y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। Y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था, यहाँ पर 2Fe है, 2Fe से 2Fe काट दो, और फिर देखो यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ से क्लोरीन 1 है, तो 3 क्लोरीन है, वो भी कट गया। फिर क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 4, हाइड्रोजन भी पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ से क्या बचा, अच्छा ऑक्सीजन कितना था, यहाँ से 2 था, तो यहाँ से ऑक्सीजन कितना, यहाँ से एक S बच रहा है, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन कम कर दो, 4 में से 2 ऑक्सीजन बचेगा। ठीक है, तो Y का मान क्या होगा, SO2 आ रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, SO2। ठीक है, सिंपल ट्रिक से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम क्षेत्र फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होती है। तो ये जो AgCl है, ये जो स्वयं शोध फोटोग्राफी होती है ना, इसमें AgCl का क्या होता है, प्रयोग होता है। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहे दी गई रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया दिखाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ देखो BaSO4 बन रहा है, ये ठोस है, अवक्षेप है, तो ये क्या है भैया, एक अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। BaCl2 H2SO4 BaSO4 2HCl, ये किसका उदाहरण है, अवक्षेपण अभिक्रिया का। नेक्स्ट आ जाओ, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, तो उस तत्व का नाम क्या है, कॉपर है। कॉपर को जब आप गर्म करते हो ना, वो काला हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किसका उदाहरण है। ठीक है, कार्बन को वायु में जलाने पर, देखो कार्बन है, वायु में जलाओगे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इधर 2 अभिकारक है, उत्पाद एक ही बन रहा है, तो किसका अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया का। ये उदाहरण किसका है, संयोजन अभिक्रिया का है। नेक्स्ट, कह रहे लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 2024 में भी पूछा गया है। तो इसका होता है PbNO3 का ट्वाइस, PbNO3 का ट्वाइस। नेक्स्ट, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन। आयनों के अदला बदली से क्या बनता है, नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया में हमेशा +O2 होगा। ठीक है, जलाने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए। कहीं दिख रहा है ऑक्सीजन इसमें, +O2 नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा, दहन +O2, जला रहे हैं हम, और यहाँ से ऊष्मा और प्रकाश भी निकल रही है, दहन अभिक्रिया। ठीक,
नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया कैसा है? देखिए, तो यहाँ ऊष्मा देने के, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर एक ही अभिकारक है, यहाँ दो या दो से ज़्यादा नए उत्पाद बन रहे हैं और ऊष्मा देने पे हो रहा है, तो ऊष्मीय अपघटन है। तो ये हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। अगर डिटेल में जाए तो ये ऊष्मीय अपघटन है। नेक्स्ट पे आ जाओ, कह रहे रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर CuSO4 है प्लस Fe, फिर यहाँ पर Fe आ गया, कॉपर की जगह कॉपर बेचारा अलग हो गया, तो ये कैसा अभिक्रिया है? यह है विस्थापन अभिक्रिया। ये कैसा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। आराम से हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा चैप्टर बता दिया है, समझा दिया है। सारा क्वेश्चन यहीं से ही आने वाला है। देखो, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बना? जो चैप्टर हमने स्टार्टिंग में डिटेल में पढ़े हैं, वहीं से सारे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। ठीक है, और जब पूरा हम पढ़ लेंगे तो और हो जाएगा अच्छे से। तो बाकी सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, डिटेल में लिंक्स मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और उनका नाम भी नीचे ज़रूर लिखें और अपना ख्याल रखें। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जय हिंद।